हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिट 7 में फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की मीनिंग क्या होता है? कंपनी का फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी कंपनी को बनाना या उसको जन्म देना। अब इसके लिए कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो अगर हम कंपनी को डिफाइन करें तो क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम लोग लॉ के माध्यम से क्या करते हैं, बनाते हैं। अब बीइंग आर्टिफिशियल इज नेचर, a company cannot be created by itself but it is a lengthy legal process। कोई भी कंपनी खुद पैदा नहीं हो सकती या जन्म नहीं ले सकती, और उसको बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें लंबा लीगल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता। अब इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेशन के लिए कुछ स्टेप क्रिएट किए गए हैं, जैसे प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है जब किसी कंपनी को हम लोग जनरेट करते हैं तो उसको जनरेट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं, और लोगों को बताने के बाद उसको हम लोग उसके स्कोप के बारे में, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो ये जो काम करते हैं उसके नाम को फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव बताने के लिए, है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा फॉर्मेशन कहलाता है। अब जो फॉर्मेशन जो करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है प्रोमोटर। अब प्रोमोटर कौन है? प्रोमोटर का मतलब होता है, प्रोमोटर इज नॉट ए लीगल नेम बट दे आर बिजनेसमैन हु गिव बर्थ टू ए कंपनी आफ्टर सिक्योरिंग बिजनेस नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये प्रोमोटर कोई लीगल नाम नहीं है किसी का, बट ये एक ऐसा बंदा है, बिजनेसमैन है, जो कि एक कंपनी को जन्म देता है या जो पहली बार उस कंपनी के बारे में सोचता है या और अपने आइडियाज को वो लोगों तक पहुंचाता है। अब राइट ऑफ प्रोमोटर्स, पहला राइट टू गेट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो उसके राइट्स क्या है? सबसे पहली बात तो प्रोमोटर्स जो होता है वो सबसे पहले किसी भी कंपनी को जनरेट करने के लिए जो उसके प्राइमरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको पे करता है और उस खर्चे को वहन करता है। राइट टू बी रेम्यूनरेटेड। तो सिंस द प्रोमोटर्स कहते टॉयल हार्ड टू गेट द कंपनी in protected, they have right to be remunerated. They can be remunerated by way of commission, share of profit and lump sum। तो कोई भी प्रोमोटर जो होता है वो आपके उसको ये राइट्स होते हैं कि वो अपनी सैलरी या अपने कार्य करने के बदले में कमीशन ले ले या सैलरी ले ले या शेयर ऑफ प्रॉफिट ले ले। तो ये उसके राइट्स होते हैं। पहला प्राइमरी एक्सपेंसेस यानी कि जो उसने खर्च किए थे उसको लेने का हक होता है उसके पास, और दूसरा अपने रेम्यूनरेटेड लेने का। राइट टू रिगार्डिंग थर्ड पार्टीज। अब टिल द कंपनी कम्स टू इनटू एक्सटेंस, ए promoter has the right to get the amount from the third parties against the transaction done with them। यानी थर्ड पार्टी से भी उसको लेने का हक होता, राइट होता है, अगर वो किसी कंपनी को जनरेट कर रहा है और उसके बाद जो लोग आ रहे हैं उसके बदले में भी वो कुछ लमसम अमाउंट लेने का उसके पास राइट होता है। लायबिलिटीज क्या होता है? डिस्क्लोज एंड पे द सीक्रेट प्रॉफिट। तो अगर प्रोमोटर्स जो है, इफ द प्रोमोटर्स हैज अर्न सम सीक्रेट प्रॉफिट इन हैड ड्यूरिंग द कोर्स of his promotion activities, he is very much expected to disclose their profit to the company। अगर वो कंपनी को प्रमोशन करते वक्त कुछ प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करता है तो उसको बताने का उसका जिम्मेदारी होती है। फिर इसके बाद पर्सनल लायबिलिटी। तो इस तरीके से उसके प्रोमोटर्स के पास कुछ राइट्स होते हैं और उसकी कुछ लायबिलिटीज होते हैं। लायबिलिटी ऑन रिपोर्ट ऑफ द लिक्विडेटर, फिर पनिशमेंट टू प्रोमोटर। तो ये सारी की चीजें उसकी क्या होती, लिमिटेशंस होती है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता। अब फंक्शन ऑफ प्रोमोटर। फंक्शन मतलब वो क्या क्या काम कर सकता है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टेब्लिश ऑफ ए कंपनी एंड मेक एफर्ट्स, कंसल्ट एंड डिस्कस द क्या कहते हैं फैसिलिटीज ऑफ आइडिया। तो सबसे पहले उसका क्या काम होता है, वो अपने आइडिया के बारे में, उस कंपनी के बारे में इस्टेब्लिश करना और उसके बारे में लोगों को बताना, अपने आइडिया के बारे में जानकारी देना। दूसरा, प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफरेंट एसेट टू स्टार्ट ए बिजनेस और स्टार्ट नेगोशिएशंस टू परचेज ए रनिंग बिजनेस।
अब अगर वो क्या कहते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो निगोशिएशन कर सकता है किसी स्टेट बिजनेस को स्टार्ट बिजनेस को खरीदने के लिए, तो ये सारी उसके क्या होते हैं फंक्शन में होता है। मैसेज टू पे द प्राइमरी एक्सपेंसेस, मैनेज टू पे द प्राइमरी एक्सपेंसेस, जो उसके शुरू के खर्च होते हैं उनको मैनेज करता है देने के लिए। फिर नाम सिलेक्ट करता है, एड्रेस सिलेक्ट करता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। फिर उसके बाद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारा सब कुछ जो है ये प्रमोटर के फंक्शन में आता है। यानी एक कंपनी को जन्म देने के लिए जो जो चीजें उसको करनी होती वो सारे उसके फंक्शन में इंक्लूड किया जाता है। रेमुनेशन ऑफ प्रोमोटर, रेमुनेशन का मतलब उसको जो मजदूरी मिलती है या जो उसको तनख्वाह मिलती है या जो उसको पारितोषिक मिलती है। तो ये पहला तरीका होता है ये लमसम पेमेंट, यानी उसको एक साथ कुछ पैसा मिल जाए। सेल ऑफ देयर एसेट ऑन प्रॉफिट, तो उसके बाद उसके एसेट को जो आपके सेल करने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है, कमीशन मिलता है उसको। तो कई तरीके से वो अपने रेमुनेशन को लेने के राइट्स उसके पास रहते हैं। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, तो कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मतलब जब हम एक कंपनी को क्रिएट करते हैं एज पर कंपनी एक्ट 1956, तो उसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला प्राइमरी स्टेप्स, दूसरा इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज और तीसरा होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्राइमरी एक्सपेंसेस या स्टेप्स में पहला नाम अप्रूवल कराना, यानी कंपनी क्या नाम होगा, कैपिटल इशू यानी किस तरह से कैपिटल अरेंज होगा, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये दो तरह के, एक तरह से लॉ ऑफ कंपनी होता है कि हम कंपनी को किस रूल्स रेगुलेशन के तहत रन कराएंगे। तो एक इंटरनल डिसीजन के लिए होता है और एक एक्सटर्नल डिसीजन के लिए होता है। ऑब्टेन लाइसेंस और उसके बाद लाइसेंस लेना। तो ये तो हो गया प्राइमरी स्टेप। फिर इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज में क्या होता है, सबमिशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो हमें जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है या लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करना पड़ता है, जिसमें से फर्स्ट हुई MA एंड A, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, उसमें कितने लोग हैं जो उसको चालू करना चाहते हैं, कॉन्सेंट ऑफ डायरेक्टर, कौन उसमें काम करेगा, एड ऑफ रजिस्टर ऑफिस, उसमें एड्रेस दिया जाता है रजिस्टर ऑफिस का कि कहां से वो ऑपरेट किया जाएगा। फिर डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड फीस, और किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ एक मिनिमम लाइसेंस फीस गवर्नमेंट हमसे लेती है, वो उसको डिपॉजिट करना पड़ता है। और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर गवर्नमेंट से वो सर्टिफिकेट को कलेक्ट करना। तो ये सारी चीजें आपके किसी भी कंपनी को लीगल वे में जनरेट करने के लिए या जन्म देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। इसके बाद बारी आती है आपकी सब्सक्रिप्शन की, जैसे कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब हम कंपनी को जनरेट करते हैं तो वो कई तरीके से हो सकता है। अगर उसमें से एक तरीका है कि मैं मार्केट से इक्विटी शेयर के माध्यम से अपने कैपिटल को जनरेट कर सकता हूं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोजर एज पर सेबी गाइडलाइंस। यानी कि सेबी जो है हमारी एक वो प्लेटफॉर्म है जहां से इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, इन्वेस्टर को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो वहां से हमें अपने क्या करना पड़ता है, कंपनी एक्ट 1992 के हिसाब से जो गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, और वहां से फिर हम अपने लिए कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। अब एक बारी आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिफर्स टू द मिनिमम अमाउंट टू बी कलेक्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है वो कम से कम अमाउंट या पैसा वो जो है हम क्या कर सकते हैं, वहां से मार्केट से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और ये मिनिमम जो आपका कलेक्शन है वो आपके फिक्स एसेट का 90% होता है एज पर साइज ऑफ बिजनेस। यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी फिक्स एसेट है, उसका मिनिमम 90%, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। टू पे द प्रॉपर्टी परचेज और टू बी परचेज बाय कंपनी। फिर दिया हुआ टू पे द प्राइमरी एक्सपेंसेस और द अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड की जाती है। ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। A private company can start its business soon after incorporation, but a public company has to secure
a certificate of commencement of business before practically commencing the business. In this context, the rules laid down in section 149 are follows. यानी कोई अगर प्राइवेट कंपनी है वो कॉर्पोरेशन से अपना सर्टिफिकेट लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, बट पब्लिक कंपनी को चालू करने के लिए, उसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करने के लिए उसको सेक्शन 149 को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करता है, इन केस ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय द कंपनी, कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस यानी कि अपने बारे में सारी जानकारी देनी पड़ती है। दूसरा, इन केस ऑफ नॉन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अगर वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करता, इफ एनी कंपनी लिमिटेड कंपनी हैज नॉट इशूड द प्रोस्पेक्टस देन कैन नॉट कमेंस बिजनेस बिफोर फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो नहीं करता तो उसके लिए उनको कुछ अदर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता, उसी के बाद वो कर सकता है। पहला, सबमिशन द स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार, यानी प्रोस्पेक्टस के बदले में प्रोस्पेक्टस आपके स्टेटमेंट इन लीव को सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। एवरी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज पेड हिज अमाउंट फॉर द शेयर हेल्ड बाय हिम इन द सेम प्रोपोर्शन, और जो उसके डायरेक्टर्स हैं और उनने जितने प्रोपोर्शन में, अनुपात में जो उनने शेयर लिया है उसका अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ अदर लिमिटेशन दिए गए हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था एमए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसकी मीनिंग क्या होती है। सेक्शन 228 ऑफ द कंपनी एक्ट डिफाइन मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फॉर्म्ड और एज ए अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परचेज ऑफ एनी previous company law or the existing act. The company to be registered under the Company Act is the required to have two documents stamped, registered and filed with registrars of company, they being memorandum of association and article of association. यानी ये जो चीजें हैं उसको रजिस्ट्रार के यहाँ पे जमा करना पड़ता है रजिस्ट्रार स्टैम्प पेपर के साथ। तो इसका मतलब जैसे मैंने बताया था, तो इसमें वो सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू वो कंपनी को क्या कराते हैं, रन कराते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। पहला, नेम क्लॉज होता है। नेम क्लॉज का मतलब promoters of the company have to make an application to the registrar of company following availability of name. No other company is registered under the same or under the identical name, यानी जिस नाम से किया गया उसी नाम के तहत। पहला। दूसरा, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ से होगा, कहाँ से उसको कंट्रोल किया जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लोज मतलब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज कंपनी कर सकती है या करेगी, तो इस तरह का। फिर कैपिटल क्लॉज, उसमें कितनी कैपिटल होगी। लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन एसोसिएशन क्लॉज, ये सारी बातें, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कंपनी को चलाने के लिए इंटरनल जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। इसी तरह से जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसको कहते हैं, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कंटेन द रूल रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनल अफेयर्स, यानी अंदर के जो बातें होती हैं, जो कंपनी के इंटरनल मैटर होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रेस्क्राइब द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के अंदर के जो मसले या जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये बनाया जाता है। इसके कैरेक्टराइज क्या होते हैं, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेगुलेट एंड कंट्रोल द इंटरनल मैनेजमेंट, जैसे आपको मैंने पहले बताया है। दे आर प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ विद द सीरियल नंबर ड्यूली मार्क, तो इसको सीरियल नंबर या पैराग्राफ के हिसाब से इन लोग बना सकते हैं। अब इसकी नेसेसरी टू पेपर क्या है, तो ये सबसे बड़ी बात इनकी जरूरी होता है। जब हम कोई पब्लिक सेक्टर में जाते हैं या उसको जनरेट करते हैं तो उसमें एक ओनर नहीं होता, कई ओनर्स होते हैं, और उन ओनर्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके राइट्स
एंड ड्यूटीज दोनों को ही डिफाइन करना पड़ता है। तो जिसके लिए हमारे लिए ये जो जितने भी MA जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत कंपलसरी हो जाते हैं। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स, इनके क्या क्या होते हैं, तो आर्टिकल्स के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट टेबल ए इज एप्लीकेबल, तो इसमें एक डिफाइंड टेबल आते हैं जिसको हम लोग टेबल ए के नाम से जानते हैं, तो उसको इसमें रखा जाता है। डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर एंड देयर राइट्स, अब शेयर कई टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, तो हर शेयर होल्डर्स के राइट्स और उसके ड्यूटीज के बारे में बताया जाता है। प्रोड्यूसर ऑफ मेकिंग एंड इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट देयर ऑफ, और इसमें एक प्रोसीडिंग बताया जाता है किस तरह से हम शेयर कैपिटल को इशू करेंगे या उसको अलॉट करेंगे, तो ये सारे कंटेंट्स उसमें डाले जाते हैं। अब अल्टरनेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी altered any time by the passing a special resolution in their regards in an ordinary general meeting, provide to alternation is made bona fide by in the best interest of the company। तो ये इसको हम कभी भी क्या कर सकते हैं, अल्टरनेशन कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, जनरल मीटिंग में कर सकते हैं। ये सिर्फ इसका कारण है कि हम अगर उससे कुछ बेहतर करना चाहें फॉर कंपनी, फॉर शेयर होल्डर्स के लिए। अब ये जो टेबल ए की बात हुई थी, टेबल ए क्या है, तो टेबल ए, इफ द कंपनी डज नॉट फाइल इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टेबल ए अटैच टू द कंपनी एक्ट एज शेड्यूल फर्स्ट, अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर सबमिट नहीं कर रहा है पर्सनली अपने कंपनी के लिए, तो उसके बदले में हम लोग टेबल ए को अटैच कर सकते हैं, तो ये एक्ट एज शेड्यूल फर्स्ट के लिए, ठीक है। टेबल इज ए मॉडल सेट ऑफ 99 आर्टिकल कंटेन इन शेड्यूल फर्स्ट, तो इसमें ये एक मॉडल है जिसमें 99 आर्टिकल्स होते हैं और उसके तहत जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका दिया गया है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि ए प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द मेंबर्स ऑफ पब्लिक एनीवेयर टू ब्रिंग हिज मनी and applies in due form to buy share or debentures of the company। तो जैसे मैंने बताया था कि प्रोस्पेक्टस जो है वो आपके कंपनी के बारे में डिटेल्स बताता है, जो कि आपके शेयर होल्डर्स या डिवेंचर्स होल्डर्स को इनवाइट करता है, जिसको देखकर पब्लिक अपने पैसे को उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या है, पहला इन्विटेशन बाय शेयर एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी से बताया, उसी को देखकर कंपनी को पब्लिक क्या करती है, उसमें अपने शेयर या डिवेंचर्स को परचेज करती है। टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द पब्लिक दैट द न्यू कंपनी हैज बीन फॉर्मेड, कंपनी क्या करती है कि जो नई कंपनी होती है उसी को देखकर पब्लिक क्या करती है, उसको नोटिस में लेती है। तो ये उसके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और भी अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेन कैरेक्टराइज ऑफ ए प्रोस्पेक्टस, इसके कैरेक्टराइज क्या क्या होते हैं, पहला इट कैन बी इशू ओनली बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट जनरेट द प्रिविलेज, तो इसको सिर्फ वही कंपनी कर सकती है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। नो कैपिटल कैन बी रिक्वायर्ड रेज फ्रॉम पब्लिक विदाउट इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, हम बाजार से कोई भी कैपिटल रेज नहीं कर सकते या नहीं मांग सकते जब तक कि हम प्रोस्पेक्टस को मार्केट में या पब्लिक के लिए पब्लिश नहीं करते हैं। अब इसके बाद जो आपकी बारी आती है कि मैटर टू बी स्पेसिफाइड, अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी विथ नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें इसमें लिखी जाती है। मैंने जैसे बताया कि एक प्रोस्पेक्टस में वो सारी डिटेल्स दी जाती हैं, जैसे कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, काहे का बिजनेस करेगी, कितने डायरेक्टर्स हैं, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, उनके कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी का फंक्शन एरिया कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में आपके डाले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस,
तो ये इनविटेशन ऑब्जेक्ट वही घूम फिर के, जब तक कि कोई भी पब्लिक कंपनी है अपने प्रोस्पेक्टस को नहीं बाजार में लाती है या पब्लिक के लिए नहीं इशू करती है, तब तक वो क्या नहीं कर सकती, वो अपने लिए मार्केट से कैपिटल जनरेट नहीं कर सकती। अब कंपलसरी है ये। दूसरा, हु कैन इशू द प्रोस्पेक्टस, जैसे मैंने बताया पब्लिक लिमिटेड, तो ऑल थ्रू एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज बाउंड टू इशू इट्स प्रोस्पेक्टस to the general public. However, for the following parties are legally entitled to issue of prospectus. तो जितने भी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो बाजार से पैसा जनरेट करना चाहती है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वे उनके लिए कंपलसरी होता है और वही इसको कर सकते हैं। अब इसमें जैसे दिया गया है कि आपका अगर वो भूल जाता है फर्म या, तो वो क्या कहलाता है, जैसे सिविल लायबिलिटी, अगर वो कुछ ऐसा करता है तो उसकी क्या क्या लायबिलिटीज बनती है। एक है सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, स्पेशल क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर फ्रॉड, तो ये उसके ऑफेंस बन जाते हैं और उसके थ्रू उस पर लीगल एक्टिविटीज होती है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब इसकी क्या कहते हैं, जरूरत कहाँ है और इम्पोर्टेंस क्या है। प्रोस्पेक्टस इज द third and important document of the company. Every public limited company which is limited by share issue prospectus to statement in lieu of prospectus is compulsory. Prospectus is an invitation cum document that contains every details about company prospectus. तो ये क्या है, एक तरह से इनविटेशन कार्ड है पब्लिक के लिए, प्लस वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें पब्लिक को उसकी से रिलेटेड, उसके बेनिफिट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्या किया जाता है, दिया जाता है। इसलिए जो किसी भी पब्लिक सेक्टर के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।